Hello everyone, special guest and two of my friend and my classmate welcome Faizan Ali and Mr. Yusuf Pishori. मैंने जैसे आपको बताया था एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट दोनों का कि दे आर वर्किंग इन ईआरपी एंड सब एसएप। अच्छा, वो ये प्रॉब्लम रहेगा ईआरपी बिकॉज आई एम आल्सो नॉट एक्सपर्टी ऑफ ईआरपी एंड सैप। मैंने यूसुफ को बोला था, यूसुफ ने बोला कि सैप इज अ पार्ट ऑफ ईआरपी एंड ऑल दैट। सो ऑन एंड ऑन हम उनसे ही जानेंगे क्योंकि काफी लोगों को एक होता है आइडिया नहीं होता अबाउट सैप एंड ईआरपी। सो ओवर टू यूसुफ। पहले हम यूसुफ से इंट्रोडक्शन लेते हैं, देन आफ्टर वी विल कम टू Should I start? हाँ स्टार्ट करो फिर यू। Assalamu alaikum. My name is Yusuf Pishori. I was working as an ERP consultant for the past 7 years. I started working from Sapphire Consulting Services, where I worked in Oracle ERP application. Then I moved to Inbox Business Consulting, where I implemented 2 to 3 projects, end-to-end implementation. I will describe what I mean by end-to-end implementation. Then I switched to Feroz 1888, and after working there for around 3.5 years, now I have left my job and started my own business. So I have a good experience of ERP. So if anyone has a question regarding ERP, so I can answer that. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faizan Ali and I have a 8 year of experience related to the ERP. And I similarly, Yusuf Pishori, I have also worked in the Sapphire Consulting Services, and then I moved to a Green Star Social Marketing, and then I moved into the Faisalabad Oil Refinery. In the whole full 8 years, I have implemented 5 projects, end-to-end implementation. And right now I am providing the consultancy to the different organization like the Amazon Consulting Services and the Faisalabad Oil Refinery and different organizations. Currently, currently I am implementing ERP in the Butams Balochistan University of Information Technology. Let me I want to start with the ERP, that के ERP है क्या और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ERP आजकल के दौर में, और ERP से क्या-क्या ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होते हैं कि हमें ये ERP को यूज़ करना चाहिए। ERP जो है वो अच्छा एक्चुअली फैजान भाई, इसमें हम लोग क्या है, पहले तो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, कोविड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों से आप दोनों की राय लेना चाहते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट कोविड-19 एंड ऑल दैट। एक बहुत बड़ा पैंडेमिक था। व्हाट यूसुफ एंड यू थिंक अबाउट कोविड-19 के क्या है, लिटिल बिट थोड़ा बहुत इसके बारे में एक छोटा सा योर परसेप्शन अबाउट दिस। आफ्टर दैट फिर हम अपने ईआरपी और सैप के ऊपर, ईआरपी के ऊपर हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोविड-19 जो है वो हमें यही करनी चाहिए कि हम जो है वो अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन में रखें, कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा से दूर लोगों से दूर ही रखें, और जो है वो जो हुकूमत हमें बता रही है चीज़ें हम उसको फॉलो करें। क्योंकि देखें ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ही ये प्रॉब्लम पैंडेमिक आया हुआ है, सबको पता है कि ये ख़तरनाक बीमारी भी है और ज़्यादातर जो है वो एजड लोगों को लगती है, छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करती है। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए, वरना बचाने वाला तो अल्लाह ताला ही है। इंसान कोशिश करता रहे कि वो जो है अपने आप को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखे इन चीज़ों से, और फॉलो करे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो हमें गवर्नमेंट्स बता रही हैं। यूसुफ किशोरी जी एग्जैक्टली जैसे फैजान ने बताया कि अगर गवर्नमेंट कोई हमें प्रिकॉशन फॉलो करने का बोल रही है तो वो ऑब्वियसली वो हमारे गुड के लिए है। वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि कुछ भी नहीं है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर कोई हमें प्रिकॉशंस का बोल रहा है तो हमें करना चाहिए। कि अगर कोई एक एक ये नेचुरल चीज है, ये जो भी ये पूरी दुनिया में पेंडेमिक हुआ है, कोविड-19 हुआ है, तो हमें प्रिकॉशन करनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये हमारी फैमिली की सेफ्टी के लिए भी है। पॉसिबिलिटी है कि मैं कैरियर हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं जो है ना तो बेहतियाती कर दूं, बाहर निकल जाऊं, जो है ना तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ना करूं और वो मैं लेके अपने घर पे आ जाऊं। तो सिर्फ हमें अपने लिए बहुत से लोग करते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली हो सकता है खुदा का अल्लाह का शुक्र करो कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन साथ में ये भी तो करो कि तुम्हारी वजह से किसी और को ना हो। तो हमें ये भी तो ख्याल रखना है ना कि जैसे कि हमें हमारी हमारी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। इस वजह से भी हमें जो है ना तो थोड़ा प्रिकॉशन अपनाना चाहिए। जी जी सही बात बोला आपने कि हमें गवर्नमेंट के जो एसओपीज दिए हैं या जो प्रिकॉशंस दिए हैं, सेफ्टी मेजर्स दिए हैं, हमें उनको लेना चाहिए। नॉट रिलेटेड टू अस, हमारे साथ जो है वो मुंसलिक फैमिलीज होती हैं, मियाँ बीवी, बच्चे हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर लाइक यू कैन से वी आर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, घर पे बैठते हैं, लाइक ऑल दैट। मैं अभी रिसेंटली एक मेरा कज़न जो थी, शी वाज लाइक यू कैन से कि उसको एक हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब वो घर आई तो उसको घर में सब लोगों को हो गया। मैंने जैसे बताया था, माय टू कज़न आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, देन आइसोलेशन पे गए, नाउ दे बोथ आर फाइन। दोनों जो टेस्ट हैं उनके सही आ गए। एनीवेज, तो इसी तरीके से ऑन एंड ऑन हम लोग को नहीं हुआ, जैसे यूसुफ ने बहुत अच्छी बात करी कि अगर नहीं हुआ तो वी हैव टू, मतलब हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इट्स नॉट दैट कि जैसे अगर सेफ्टी की बात करते हैं हम, मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा, उसके बाद फिर हम ईआरपी पे आ जाएंगे अपने अपने टॉपिक के ऊपर, कि मतलब अगर कोई इंजरी नहीं हुई हमें ऑन फील्ड और हम कहते हैं नहीं जी हम सेफ हैं, नहीं, बट वी हैव टू यूज अवर पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स एंड ऑल दैट। और हमें एंड सेफ पार्ट ऑफ सेफ यू कैन से, ईआरपी इज पार्ट ऑफ, मतलब जैसे यूसुफ ने कहा कि सेफ अलग चीज नहीं है, अलग दुनिया नहीं है ईआरपी, क्योंकि काफी लोगों के जहन में सवाल रहता है कि ईआरपी सेफ इज बोथ सेम थिंग, या थोड़ा सा डिफरेंट है कि ईआरपी की अलग टर्मिनोलॉजी चल रही है, सैप की अलग टर्मिनोलॉजी चल रही है। इट्स नॉट दैट, या ओरेकल अलग है, अलग दुनिया है, इट्स नॉट दैट। तो अब आप लोगों के जबान से मैं सुनना चाहता हूँ कि व्हाट इज ईआरपी एंड सैप। ये स्टार्ट विद, दोनों में से कोई भी स्टार्ट कर दें तो एक एक एक, एक ये है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है हम लोगों को भी मिल रही है, और मुझे अपने अपने सेल्फ के लिए भी मिल रही है। जी स्टार्ट प्लीज, थैंक यू। अच्छा, ईआरपी जो है ना वो है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हम इसको ही थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये है क्या, और फिर कौन कौन सी चीज़ें मार्केट में हैं, और क्या चीज़ लेना हमारे लिए ज़्यादा फीजिबल है। कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग असल में है ये कि ये इन डिपार्टमेंट्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। कि पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो अप्रूव होने के लिए जाते थे, कभी किसी अपने मैनेजर के पास, कोई उसको अप्रूव करता था। लीव एप्लीकेशंस हो गई, अगर हमें कोई चीज़ मंगवानी है या हमें कोई चीज़ भेजनी है, तो फिर चीज़ें क्या होती थी कि वो एक दूसरे से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स राउट होते थे, जिसको ये ईआरपी ने जो है ना ख़त्म कर दिया और पेपरलेस एनवायरनमेंट को जो ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस कर दिया। और उसके लिए जो है वो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आई, जैसे कि आपने नाम लिया सैप का है, इसके अलावा ओरेकल है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स है। ये तीनों जो है ना वो हैं असल में ईआरपी। ये ब्रांचेस हैं जिसमें इन ब्रांचेस में से जो है ना ईआरपी की ब्रांचेस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ये कंपनीज हैं जो कि अपने अपने सॉफ्टवेयर्स को लॉन्च कर चुकी हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें मंगवाते हैं तो उसके लिए हमें पहले ना अपनी कोई रिक्वायरमेंट देनी होती है कि हमें मंगवाना क्या है, फिर उसको अप्रूव करवाना होता है डिफरेंट डिफरेंट अपने मैनेजर्स के साथ, फिर उसकी लाइन ऑफ अथॉरिटीज़ होती है, लिमिटेशंस होती हैं हर बंदे की। फिर उसके बाद वो चीज़ें रिसीव हो रही होती हैं, फिर उसकी इनवाइस बन रही होती है, फिर वो जाके चीज़ें हमारे पास यूजेबल होती थी। अब होता ये है कि हमारे पास अब इन्हीं चीज़ों को सिस्टम में बेस्ड कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप उसके लिए परचेज रिक्विजिशन बना रहे होते हो। परचेज रिक्विजिशन से पहले हमारे पास उसकी जो है वो आइटम्स वगैरह होते हैं, उनकी पूरी पूरी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनके नाम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन सिस्टम में चाहिए होती हैं। फिर हमारे पास जैसे रिक्विजिशन हो गई, वो अप्रूव हो गई, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है जो कि परचेज ऑर्डर कहलाता है, जो कि हम वेंडर को, जो जिससे भी खरीदते हैं,
परचेजिंग वगैरह करते हैं, तो फिर हम उसको सेंड करते हैं, वो ऑनलाइन भी सेंड कर देते हैं और उसके अलावा किसी भी तरह उनको हम पहुंचवा देते हैं। इसी तरह जब वो माल हमें भेजता है तो उसकी फिर हम गुड रिसीविंग करते हैं कि हमारे पास वो माल आ गया, तो उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, तो वो भी सिस्टम बेस्ड हो गया। फिर उसके बाद उसी बेसिस पर हमारे पास इनवाइस बन रही होती है कि इनवाइस हमने बनाया कि हमें किस वेंडर को हमें पेमेंट करनी है, तो उसकी इनवाइस होती है, फिर उसके बाद उसकी पेमेंट हो जाती है। इसी तरह हमारे पास सेल्स का प्रोसेस है। सेल्स के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास सेल का प्रोसेस स्टार्ट होता है कि कभी कभार कोई चीज़ें कंपनीज वो पहले खुद खरीदती भी हैं और फिर आगे बेचती हैं, कभी कभार उन तमाम चीज़ों को पहले मैन्युफैक्चर भी करती हैं, प्रोडक्शन कर रही होती हैं, फिर उसके बाद सेल आउट कर रही होती हैं। तो वो तमाम प्रोसेस को सिस्टम बेस्ड कर दिया गया है इन ईआरपीज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ मुझे मैन्युफैक्चर करनी है तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल मैं यूज़ करूंगा, मैं लेबर को यूज़ करूंगा, मशीन्स को यूज़ करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करूंगा। इन तमाम चीज़ों को हम सिस्टम के अंदर कैसे लेकर आएं कि जब हमारे जो प्रोडक्ट हमारी बन के निकल रही है उसके अंदर उस तमाम चीज़ों की कॉस्ट इंक्लूड हो जाए। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करी, लेबर कितनी कंज्यूम करी, मेरे रॉ मटेरियल्स कितने लगे, और मेरी मशीन के अंदर कितनी ये मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो मेरी मशीन की क्या कॉस्ट उसके अंदर लगी, वो तमाम चीज़ें हमारे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बन जाती हैं। और फिर हमें पता चल जाता है कि अगर हम को सेल कर रहे हैं तो हमें कितना मार्जिन मिल रहा है, उस मार्जिन को हम डिस्काउंट्स लेके जा सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स बना सकते हैं, कस्टमर के साथ ट्रेड एग्रीमेंट बन जाते हैं, और उसके अलावा भी सेल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो हम अपने कस्टमर के साथ डील कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास मैन्युफैक्चर होती है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो हमारे पास फिनिश गुड में आ जाती है, उसकी ऑन हैंड हमारे पास आ जाती है, फिर हम उसको सेल कर रहे होते हैं। इनके ऑन हैंड को आने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो प्रोडक्शन से हो रहा था या फिर हम बाहर से खरीद के परचेज करके हम आगे बेच रहे होते हैं उसको। तो जब वो हमारे पास ऑन हैंड आ जाती है उसकी प्राइसेस के मुताबिक, फिर हम उसको आगे सेल कर रहे होते हैं, सेल ऑर्डर्स बन रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, सेल ऑर्डर्स बनने के बाद हमारे पास उसकी जो है वो पिकिंग हो रही होती है कि किस वेयर हाउस से उठाना है, कौन सा बंदा उठाएगा, उसको कहाँ से उठाएगा, कहाँ रखेगा, कौन सी गाड़ी में लोड करेगा, उस कंटेनर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर वो कंटेनर के अंदर वो लोड उसके अंदर कितना आना चाहिए, कौन कौन से आइटम्स उसके अंदर आ सकते हैं। और उठाने वाले जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा होता है पैलेट्स होते हैं हमारे पास, उन पैलेट्स के ऊपर कितनी क्वांटिटी हमारे पास आ सकती है। तो ये सब चीज़ें हम सिस्टम में डिफाइन कर देते हैं। तो जब हमारा सिस्टम हमें खुद बताता है कि कौन सा आइटम हमें किस वेयर हाउस की किस लोकेशन से हमें पिक पुट करना है, अच्छा उठाना है, और फैजान हमें भाई, कहाँ पे ले जाके उसको रखना है हम्म, अच्छा कि वो फैजान लोड हो भाई, सके। इसमें ये आपकी हमारे पास सेल स्क्रीन का के ऊपर प्रोसेस एक होता है, फिर क्वेश्चन उसके बाद हमारी इनवाइस जनरेट हो जाती है। है। अच्छा एक अच्छा फैजान भाई, हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है नीचे, तो ऑन एंड ऑन जो हमसे क्वेश्चन करेगा तो आप, ठीक है, थैंक यू, स्टार्ट प्लीज कंटिन्यू। मैं अभी पहले प्रोसेस कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर ले लेंगे हम, क्योंकि बीच बीच में अगर हम जवाब देंगे तो शायद फिर प्रोसेस कंप्लीट ना हो सके। सही। अच्छा सही। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास वो चीज़ हमारे पास सेल हो गई, सेल होने के बाद वो लोड हो गई। ट्रांसपोर्टेशन मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास, जो कि हमें बता रहा होता है कि कौन सा हमारा कैरियर है जो हमें क्या लेस्ट कॉस्ट में हमारी चीज़ों को यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा, हमारी शिप कर देगा। उसके अलावा हमारी अपनी कंटेनर्स यूज़ हो रहे होते हैं, अपनी शिपिंग कैरियर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ये चीज़ें हमारी सिस्टम बेस्ड हो गई हैं सारी की सारी, जो पहले सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर होती थी कि हमें सिस्टम ही बताए कि कौन सा शिपिंग कैरियर हमारे लिए फिजिबल है, कौन हमारी चीज़ों को मिनिमम कॉस्ट के ऊपर इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगा, कौन हमें डिस्काउंट देगा, कौन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ये तमाम चीज़ें हमारी सिस्टम बेस्ड हो गई हैं। फिर वो चीज़ें हमारे पास जो कि हमारे कस्टमर के पास चली जाती हैं, और फिर उसके बाद वो हमें इनवाइस सेंड करता है उन्हीं सिस्टम को, सिस्टम बेस्ड वो इनवाइस जनरेट होती हैं, और फिर हमारे पास उसकी पेमेंट्स वगैरह जो है ना, रिसीविंग का काम जो होता है वो हमारे पास चल रहा होता है। इन तमाम ये होता है हमारे पास प्रोक्योर टू पे और ऑर्डर टू कैश का ये प्रोसेस होता है। इन प्रोसेस में हमारे पास ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होते हैं, सेल एग्रीमेंट भी होते हैं, परचेज एग्रीमेंट्स भी होते हैं, हमारे पास डिस्काउंट्स होते हैं हमारे पास, और हमारे पास सप्लीमेंट्री आइटम्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास डील्स चल रही होती हैं कि इतने लेंगे, 10 क्वांटिटी हम इसकी लेंगे तो हमें इतना बेनिफिट मिलेगा, या ये क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, इनके साथ साथ एक इंटरकनेक्टेड होता है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल भी ईआरपी के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा होता है। पॉइंट ऑफ सेल जैसे हम जितने भी आइडियाज़ वगैरह के इनके उसमें जा रहे होते हैं, ये शॉप्स ये जितनी भी होती हैं इनके आइडियाज़ के हो गए, और उसके अलावा गुलामत के हैं, जितने भी यहाँ पर होता है, इस तरह यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल होता है। इसको सिस्टम में एज अ पॉज के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं,
और फिर वहाँ से सेल आउट हो रही हैं, और कौन कौन से पूरे पाकिस्तान में अगर हैं या पूरे वर्ल्ड में हमारे जितने भी इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बने हुए हैं या जिस तरह की शॉप्स हैं हमारे पास, तो कहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटी का की आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, किनकी क्या प्राइस है, कितने क्या डिस्काउंट है, ये तमाम चीज़ें हमारी पॉइंट ऑफ सेल में इसमें आ जाती हैं, जो कि इंक्लूड हो जाती हैं हमारी ईआरपी में। ये हमारे पास प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश का साइकिल हो जाता है, और पॉज हमारे पास इसका इंक्लूड हो जाता है। इन तमाम मॉड्यूल्स को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट मॉड्यूल्स हमारे पास बने हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फिक्स एसेट मैनेजमेंट होता है कि फॉर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, अब उनको हमें मेंटेनेंस करनी है कि 6 महीने में किसकी क्या मेंटेनेंस करनी है, 3 महीने में क्या कौन से अंदर क्या मेंटेनेंस होनी है, और किस मशीन के लिए कौन से एम्प्लॉयज हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं, किसके क्या स्किल्स हैं, क्या सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास, सिस्टम हमें खुद बताए कि हमारे कौन से एम्प्लॉयज को किस जगह पर हमें मेंटेनेंस के लिए लगाना है, तो हमारा फिक्स एसेट मेंटेनेंस हो जाता है। इसी तरह हमारे पास वेयर हाउस मैनेजमेंट होता है। वेयर हाउस मैनेजमेंट में हमारे पास ये होता है कि पूरे पाकिस्तान से अगर कोई हमारे पास कोई भी ऑर्डर करता है, किसी भी चीज़ को हमारे पास ऑर्डर आते हैं, तो हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट हमें कहाँ सपोर्ट करता है कि वो किस लोकेशन में एग्जिस्ट करता है वो बंदा, और किस लोकेशन से हमें उठाकर उसको हमें पहुंचाना है, उसको डिलीवर करना है, हमें सिस्टम बताए। तो सिस्टम हमें खुद बताता है कि उस एरिया की कौन सी शॉप पर हमारा कौन सा आइटम पड़ा हुआ है, जो कि उसके बाद शिप कर देंगे, तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी, और हमें जल्द से जल्द उस कस्टमर को हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सिस्टम हमें खुद बताए कि कौन सा आइटम हमारी किस लोकेशन में किस पैलेट पे पड़ा हुआ है, उठा के हमें कहाँ शिप करना है, और इस तरह की सारी चीज़ें हमारी सब सिस्टम बेस्ड हो गई। इसको यही सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल से कनेक्टेड भी हैं कि हम वेयर हाउस के हर बंदे को हम सिस्टम तो नहीं देते, तो क्या होता है कि हमारे मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, जो कि मोबाइल डिवाइसेस सिस्टम पे ले जाके वो हमारे इन्वेंट्री करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा आइटम है ये, इसकी क्या सीरियल नंबर है, क्या बैच नंबर है, और उसकी को हम उठा के अगर हम कहीं और रख रहे हैं, तो हम सिस्टम के अंदर जाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, हम मोबाइल डिवाइसेस में ये सारी चीज़ें करें। इसी तरह हमारा इसी को सपोर्ट करने वाला ट्रांसपोर्टेशन का मॉड्यूल होता है, जो कि आपको मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में हमें शिपिंग कैरियर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, कि कौन से हमारे शिपिंग के कैरियर्स हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से अभी सऊदी अरेबिया कोई अपना अपना कंटेनर भेजना है या अपना माल भेजना है, तो कौन कौन से शिपिंग कैरियर्स हैं जो हमारे वर्ल्ड वाइड हमें मिल सकते हैं, जो हमारी कंट्री से हमारी वेयर हाउस से चीज़ों को उठाएंगे और उधर ले जाके हमें डिस्पैच करेंगे, और उनकी क्या कॉस्ट होगी और क्या वो हमें डिस्काउंट देंगे, वो सारी चीज़ें हमें सिस्टम में ये चीज़ें आ जाती हैं। ये भी सपोर्टिव मॉड्यूल्स में आ जाते हैं। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ईआरपी का जो मेन मकसद है वो यही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को कट करना, और आपस में एक दूसरे को इंटीग्रेटेड कर देना, मिनिमम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, और हमारी लॉस कम से कम हो, ये तमाम चीज़ें हमारी ईआरपी में कैटर हो जाती हैं। यूसुफ पिशोरी, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहें या इसमें ही और चीज़ें आप बताना चाहें तो आप बताएं। थैंक यू। वैसे फैज़ान ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दिया, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ईआरपी अगर एक होता है, पहले तो मैं एमआरपी से स्टार्ट करूँगा, एमआरपी 1 और एमआरपी 2। आई थिंक एमआरपी 1 इज मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, और एमआरपी 2 होता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। ये दो का कॉन्सेप्ट होता है, तो फिर हमारे पास आता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग क्या चीज़ है कि एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसको इंटीग्रेट करके एक जगह सारा डेटा रखना, उसको हम ईआरपी कहते हैं। और फिर ओरेकल हो गया, सैप हो गया, जैसे फैजान ने बोला, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स हो गया, ऐसे अभी बहुत से और भी मार्केट में सोल्यूशंस आ गए हैं। तो ये बेसिकली ईआरपी, मैं सॉफ्टवेयर भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ये ईआरपी एप्लीकेशंस है। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का मैं थोड़ा डिफरेंस ही बता दूं कि सॉफ्टवेयर एक हम छोटी, कोई सॉफ्टवेयर होगा तो छोटी चीज़ होगी तो उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन ये पूरे ग्रुप को कवर करता है तो ये बेसिकली एप्लीकेशन कहलाती है। तो हम इसको हमेशा बोलेंगे सैप एप्लीकेशन, ओरेकल एप्लीकेशन और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एप्लीकेशन। बेसिकली ये तीन मेन प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली जो ईआरपी पे अभी उन्हें मार्केट शेयर है। अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ तो सैप बेसिकली एक जर्मन प्रोडक्ट है, ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स ये यूएस का प्रोडक्ट है। ऑरेकल की कंपनी है वो, और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। जो मेजर मार्केट शेयर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो वो सैप के पास है, देन कम्स दी ऑरेकल और फिर है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स।
अगर किसी को ईआरपी में आना है तो वो ये ना सोचे कि मैं ऑरेकल का कंसल्टेंट बनूं या सैप का बनूं या डायनामिक्स का बनूं। बेसिकली अगर उसको साइकिल पता है बिजनेस के, देखो एवरी बिजनेस के जो साइकिल है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, कोई बोलेगा कि मैं मेरा ये फंक्शनैलिटी है, मेरा ये बिजनेस है, लेकिन जो मेजर प्रोसेस होगा जैसे फैजान ने एक्सप्लेन किया प्रोक्योर टू पे का अगर साइकिल है तो वो ऑलमोस्ट, अगर वो कोई, मैं छोटे से छोटा अगर मैं बोलूँ किसी की पान वाले की शॉप है या किसी की टेक्सटाइल मिल है, वो ऑलमोस्ट सेम चीज फॉलो करेगा। वो क्या करेगा, अगर जैसे कोई पान वाले की मैं एग्जांपल लूँ, वो क्या करेगा कि सबसे बेस्ट तो वो अपनी रिक्वेजिशन डालेगा कि मुझे पान है उसके अंदर जो मसाले जाते हैं वो कम से कम बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है। तो बेसिकली उसको हम बोलेंगे कि वो रिक्वेजिशन कॉल करेगा कि मुझे आप रिक्वेस्ट, मेरी ये आइटम है मुझे ये दो। यही चीज टेक्सटाइल भी करेगा। उसको अगर कॉटन चाहिए तो वो बोलेगा मुझे बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है, तो वो 4 वेंडर्स अपने पास रखेगा, वो वेंडर से अपने रिक्वेजिशन लेगा। तो बेसिकली अगर आपको बिजनेस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी ईआरपी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप सैप, हाँ ईआरपी में ओरेकल है, सैप है, डायनो, उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट हो सकती है कि कोई फंक्शन है, कोई बिजनेस प्रोसेस है, ऑब्वियसली वो सैप के अंदर फंक्शनलिटी है नहीं है। इसके अंदर ही कंसल्टेंट का काम होता है कि वो किस तरह, जो कोई बिजनेस है वो वो अगर मैनुअल वर्क कर रहा है, जैसे फैजान ने बोला कि आप पेपरलेस इन्वायरमेंट हो या अभी भी वो पेपर पे है, या वो अभी कोई कस्टमाइज जो है ना तो लेगेसी सिस्टम पे काम कर रहा है, उसके पास अभी ये कोई ये 3 जो बिग है उसमें से कोई भी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट नहीं हुई, तो वो किस तरह उसके बिजनेस प्रोसेस को मैप करता है एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है। तो बेसिकली कंसल्टेंट का, जो अच्छा कंसल्टेंट होगा उसका काम यही होता है कि वो सारे प्रोसेस को मैप करे। और जो मेजर चीज मैंने देखी है कि वो उसके प्रोसेस को चेंज करने का ज्यादा ना, कि अब ड्रास्टिक चेंज ना करे। अब जैसे एग्जांपल है कि किसी फैक्ट्री में अगर कोई टर्मिनोलॉजी चल रही है, उसकी कोई बरसों से चल रही है, वो कोई उर्दू का टर्म हो सकता है, कोई पंजाबी का टर्म हो सकता है, कोई भी टर्म है, वो उसको चेंज ना करे। वो उसको बोले कि आप ये वाला जो प्रोसेस है आप इस तरह कर देते, अब इस तरह। अगर वो, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन फेल होता है वो फेल इसीलिए होता है कि आप उसके बिजनेस प्रोसेस को चेंज करने चले जाते हैं या उसकी टेक्नोलॉजी चेंज करने चले जाते हैं। कंसल्टेंट का जो मेन काम है, अगर इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुल करनी है तो उसके जो बिजनेस प्रोसेस है वो बिल्कुल सही तरीके से मैप करें। अगर उसका सोल्यूशन नहीं है, एग्जांपल है ओरेकल के अंदर बहुत, अब ओरेकल इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ पे हजार मसले होते हैं, हमारे यहाँ पे लोकल इश्यूज भी बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज भी बहुत है, जैसे फैजान ने बोला कॉस्टिंग है मेन चीज का। अब हमने एक डिलीवरी डिलीवरेबल दिया हुआ है कि हम 2 वीक्स के बाद इसको डिलीवर करेंगे, लेकिन हमारे पास अनसर्टिनिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्राइक हो जाती है, कोई ना कोई मसला हो जाता है। अभी जैसे ये पेंडेमिक है, ये तो ऑब्वियस चलो पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन ये किसी ने प्लान नहीं किया हुआ था। तो अब उसको किस तरह सोल्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना, उसको किस तरह करना, ये कंसल्टेंट का काम होता है अगर किसी को ईआरपी कंसल्टेंसी पे जाना है। अब जो बेसिकली सैप पाकिस्तान के, अगर आपने क्योंकि सैप का भी रखा हुआ है तो मैं थोड़ा, मैं सैप का भी इसको डिस्क्राइब कर दूं। अब पहले ओरेकल बेसिकली जो है ना, तो वो सैप और ओरेकल मेजर 2 प्लेयर्स हैं। सैप अब मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सैप पे लोग ज्यादातर इसलिए नहीं जाते कि सैप एक्सपेंसिव होता है बहुत ज्यादा, लेकिन उस सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है, उसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है। ओरेकल जो पहले था, हमने जिस पे काम किया हुआ है वो था ई बिजनेस स्वीट, लेकिन अब बेसिकली जो जा रहा है वो क्लाउड की तरफ जा रहे हैं हर कोई, कोई ऑन प्रेमिसेस डेटा बेस पे नहीं जा रहा। पाकिस्तान में अभी भी बैंक्स का प्रॉब्लम है कि स्टेट बैंक बोलती है कि ऑन प्रेम डेटा चाहिए हमें, अपने पाकिस्तान से बाहर डेटा सेंटर नहीं चाहिए, तो इस वजह से पाकिस्तान में इतना पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा क्लाउड। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर दूं कि हम ईआरपी तो अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लग गया है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो है बिग डेटा का। अगर हमारी ऑडियंस से जानती है तो वो या तो क्वेश्चन पूछ सकती है कि बिग डेटा क्या है, डेटा का किस तरीके से यूटिलाइजेशन, हाउ टू यूटिलाइज द डेटा, ये बहुत मेन फैक्टर अब डिसीजन मेकिंग के लिए हो गया है। तो ईआरपी का जो डेटा था उससे हम बीआई के टूल्स पे यूज कर सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स पे यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ये नहीं बोलेगी कि मुझे मुझे जो ना सारी रिपोर्ट्स दो, वो बोलेगी कि मुझे मोबाइल पे, जैसे फैजान ने बोला कि अब तो मोबाइल पे भी आप देख सकते हो, वो अगर टॉप मैनेजर है, वो ट्रैवल कर रहा है, प्लेन में है, ट्रेन में है, पाकिस्तान में है, नहीं है, उसको चाहिए कि मैं
फोरकास्ट कर सकूं कि मेरे इस ऑर्डर का क्या होगा। अगर वो किसी कस्टमर के साथ किसी एग्जीबिशन पे बाहर गया हुआ है तो वो अगर ऑर्डर बुक कर रहा है तो वो उसको बता सके कि देखिए हमने ये ऑर्डर इतने दिनों में फुलफिल किए थे, ये हमारा बीआई का टूल बता रहा है, आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो मैक्सिमम इतने डेज में उसी वक्त डिसीजन लेके वो ऑर्डर प्लेस कर ले। कि अगर कोई आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है तो उसमें डिलीवरेबल की जो डेट होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर जरा सी एक दिन की ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें बहुत सीवियर पेनल्टी होती है जो कि बेसिकली एक प्रॉफिट लॉस है। तो ये बीआई के अब जितने भी ऑरेकल है उसके अंदर, ऑरेकल के अंदर भी अपना एक उन्होंने बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स लगा दिया है, सैप ने भी लगा दिया है। तो जो सारा डेटा है सिर्फ ईआरपी अब सिर्फ कॉस्टिंग रिपोर्ट्स तक नहीं रहा, अब वो बीआई की तरफ चले गए हैं, बिग डेटा की तरफ चलेंगे। जब जो डेटा जमा हो रहा है तो उसका कोई यूजफुल भी होना है, किसी जमा करके हार्ड ड्राइव नहीं बननी है, अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो अब फैक्टर बनता जा रहा है। तो अगर कोई ईआरपी कंसल्टेंसी की तरफ जा रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि दे शुड आल्सो गो टुवर्ड्स द बीआई टूल्स। कोई भी टूल हो, इसमें बहुत सारे टूल्स है, टैबल्यू है, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो उसकी तरफ भी जाए। वो प्रेजेंटेशन देगा तो उसकी ऑब्वियसली सीवी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात की, काफ़ी अच्छा बताया। अच्छा, इसमें हमारे क्वेश्चन ऑन एंड ऑन भी आ गए काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ, आप लोगों के साथ, आप दोनों ट्रेनर्स के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ है मेरे दिमाग में जैसे आया कि ऑन एंड ऑन बड़ा बिग डेटा के हवाले से या क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई या इस टाइप की चीज़ आपने आई थिंक बताई है कि ये इंटीग्रेशन की भी चीज़ है, लेकिन इंडस्ट्री 4.0 जो एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे फ्यूचर में, और अभी बल्कि आ गया है ऑलमोस्ट। काफ़ी लोग जो कोविड-19 आया तो उसके हिसाब से भी सब लोग इंडस्ट्री 4.0 की तरफ ऑन है। और ये जो आपने कहा रिक्विजिशन का पूरा जो सेटअप है, ये काइंड ऑफ ये भी ट्रेनर्स ने हमें बताया, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि एक मैंने एग्जांपल आई मेरे जहन में कि जैसे आपने बताया कि यार जैसे ये तो आपने अच्छी एप्लीकेशन बताई, एयरलाइंस, ठीक है, एयरलाइन के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सैप होगा या ईआरपी की मॉड्यूल्स होंगे कि फॉर एग्जांपल कोई भी जहाज़ आया है रनवे के ऊपर, ठीक है, उसने दूसरे शहर में जाना है, वो जस्ट फ्यूल फिलिंग के लिए आया है, ठीक है, उसने फ्यूल लेना है, उसने अपने क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल लंच को रिफ्रेश करना है, या बहुत सारे अदर फैक्टर्स हो सकते हैं एविएशन के अंदर। तो मतलब इतना स्ट्रांग होगा कि जो मटेरियल वो मतलब अलॉट हुआ होगा, मटेरियल अलॉट होने के बाद वो फिर जहाज के अंदर ट्रांसफर हुआ होगा, ये सारी चीजें। तो आप मतलब इस हिसाब से, क्योंकि प्लेन जब आया, अगर जैसे मैं तो पाकिस्तानी प्लेन्स की बात तो नहीं करूंगा पीआईए की या इस टाइप की, वो तो डिलेज हो जाते हैं भाई, ये मसला आ रहा है, ये इशू आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक एमिरेट्स की बात करता हूँ या बड़े बिग एयरलाइंस की बात करता हूँ, तो उसके अंदर तो मतलब सेकंड्स में ये चल रहा होगा कि भाई ये आया, ऐसे हुआ ऑन एंड ऑन। तो व्हाट डू यू से कि एयरलाइन के हवाले से अगर हम एक रिसेप्शन लें सैप का या ईआरपी का, तो वैसे मैं अब एक चीज बता दूं कि अगर व्हाट आपने डू यू। मेरे एग्जांपल दी तो पीआईए के अंदर भी एप्लीकेशन जो है ना तभी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, ऑरेकल ही चल रही है। पीआईए के अंदर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑरेकल की की हुई है। हम ये नहीं बोल सकते कि पीआईए भी पीछे है कहीं पे, उन्होंने भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड टू एंड ऑरेकल की हुई है। ऑब्वियसली ये एक वेंडर सिलेक्शन है, आप सैप पे जाते हो, ऑरेकल पे जाते हो, एक तो मैंने जैसे बोला आपका बजट मैटर करता है। सैप ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, ऑरेकल मीडियम साइज आप बोल सकते हो वो भी, लेकिन बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है, वो भी एक्सपेंसिव है। अगर हम फुल इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं तो मोर देन मेरे ख्याल से 1 करोड़ से दो तीन करोड़ से ऊपर की जाएगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन। वेंडर सिलेक्शन बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस है, वो ऐसे ही आप नहीं ले सकते। आप दोनों से ले दो। मैं अगर आपको अगर वैसे एग्जांपल दूं तो आर्मी के अंदर टोटल ओरेकल चल रहा है। अब उन्होंने ओरेकल को फुल कस्टमाइज किया हुआ है अपनी सॉल्यूशंस के लिए। हमारी पाकिस्तान, मैं वापस बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी के अंदर ओरेकल चल रहा है, ई आर्म्स के नाम से, इनबॉक्स से इम्प्लीमेंट किया था। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था उनका, उन्होंने मोर देन 200 कंसल्टेंट्स हायर किए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, पूरे पाकिस्तान के अंदर इनबॉक्स से कंसल्टेंट्स पहले हुए थे। अब ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हो गया है। अब ऑब्वियसली आर्मी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो अब उन्होंने अपने खुद के कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, वही वो देख रहे हैं।
और इनबॉक्स से शायद मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट उनका खत्म हो गया, कुछ जगह पे रह गया हो। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा, जैसे ये फहाद का भी क्वेश्चन है कि विच आरपी एप्लीकेशन विल बी बेटर फॉर फार्मा इंडस्ट्री, तो मैं वही बोलूँ कि फार्मा बेसिकली एक जो है ना, तो जो उसका प्रोसेस होता है वो बैच प्रोसेस होता है, कि अगर जो मेडिसिन बनती है वो बैच वाइज बनती है। अब ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओरेकल की तरफ है। अगर मैं ओरेकल पे बोलूँ तो इसमें बहुत सारी फार्मास के ऊपर अभी भी ओरेकल चल रहा है नहीं, और सैप भी चल रहा है। बेसिकली ये वेंडर सिलेक्शन है। आप अपने कॉस्ट को देखते हो, बजट के देखते हो, और कितने परसेंट प्रोसेस आपका मैप होता है ये आपको कंसल्टेंट सर्विसेज बताएगी आपकी स्टडी करने के बाद। अब जैसे मैं अगर इस फार्मा फार्मा में तो बहुत आसान है, कोई भी एप्लीकेशन चल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि मैंने बोला उसे बैच प्रोसेस है। जो हमारे यहाँ फेलियर होता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेसिकली वो मैं उसको ना प्रोसेस बोलता हूँ ना मैं उसको बैच बोलता हूँ, ये बेसिकली हाइब्रिड है। उसका कोई प्रोसेस टेक्सटाइल का वो प्रोसेस में जाता है, कोई जो है ना तो उसका बैच में चला जाता है। तो उसके अंदर ओरेकल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता अपने क्लाइंट को, सेट भी नहीं कर सकता, उसमें कस्टमाइज सोल्यूशन डालना पड़ता है। आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो। इसी तरह अगर आप रिटेल पे जाओगे तो रिटेल के अंदर जो मैंने एक चीज देखी थी कि इसमें जो अब जब तो फंक्शन नहीं था सैप में, अब वो फंक्शन आ गया है मेरे ख्याल से, कि रिटेल के अंदर उनको जो है ना बैच वाइज कॉस्टिंग चाहिए होती है। बैच वाइज कॉस्टिंग का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई चीज इंपोर्ट की है, टी शर्ट इंपोर्ट किया है, अगर अभी वो 100 रुपए का था और मैं उसको 100, मैं उस टी शर्ट को सेल कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट 100 जानी चाहिए, ना कि उसको मैं एवरेज कर दूं या फीफो या लिफो कर दूं। तो ये कॉन्सेप्ट ओरेकल के अंदर ईबीएस में नहीं था, लेकिन उसके रिटेल मैनेजमेंट में था, और यही कॉन्सेप्ट सेप में आ गया। टेक्सटाइल में भी यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी कॉस्टिंग के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत से मटेरियल उनका लोकल होता है, बहुत सा उनका एक्सपोर्ट पे जाता है, इंपोर्ट पे जाता है, तो इस पे भी कॉस्टिंग का प्रॉब्लम आती है। फिर वो डिफरेंट मॉड्यूल से सेटिस्फाई करते हैं। तो अब वेंडर सिलेक्शन बेसिकली हम ये नहीं बोल सकते कि सैप पे जाए या डायनेमिक्स पे जाए या ओरेकल पे जाए। ये बिल्कुल वास्ट प्रोसेस है। मेन चीज आपका बजट है और कितने यूजर्स हैं। वो यूजर बेस्ड लाइसेंस होता है, आपके कितने यूजर्स हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, वो सारे चीजें देख के फिर आप वेंडर सिलेक्शन करते हो। आप रातों रात ऐसे नहीं कि मैं बता दूं कि इसमें सैप पे जाना है या ओरेकल पे जाना है या फ्यूजन पे जाना है। अच्छा, मैं एक और चीज अगर ऐड कर दूं, ये बहुत से लोग अभी अगर ईआरपी के अगर कोई बैकग्राउंड पे है, तो ये फ्यूजन बेसिकली ओरेकल का नया प्रोडक्ट है, वो क्लाउड बेस्ड है। अपने प्रेमिसेस पे भी लेके आ गए हैं। ओरेकल ने बेसिकली क्या किया कि उसने छोटे छोटे जो प्लेयर्स थे ईआरपी के, जीडी एडवर्ड्स था, सीविल था, पीपलसॉफ्ट था, उन सबको उसने परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया। और उसके बाद उसका खुद का प्रोडक्ट पहले से था, ई बिजनेस सुइट। उसने उन सब की अच्छी अच्छी चीजें मिला के एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया ओरेकल फ्यूजन के नाम से, सबकी चीजें मिला के। बेसिकली वो छोटे प्लेयर सारे खत्म कर दिए ताकि मार्केट में से दो ही प्लेयर्स रह जाए, सैप और ओरेकल। तो वो सैप से डायरेक्ट ऑन कम्पीट करने के लिए उसे सारे छोटे प्लेयर, उसको कुछ डेवलप नहीं करना पड़ा, सब कुछ डेवलप था उनका, वो स्टेबल था सब कुछ। तो ये करके जो फ्यूजन पे आ गया। अच्छा अच्छा यूसुफ, एक और क्वेश्चन आया हमारे पास। द सैप ईआरपी हैज अ पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर एचईसी कंप्लायंस ऑन मॉनिटरिंग। अच्छा, मेरा सवाल भी इसमें यह है कि डज सैप हैज अ पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर क्वालिटी कंप्लायंस लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट टाइम मेरी फैजान भाई से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि क्यूएमएस भी एक मॉड्यूल इसके अंदर ईआरपी और सैप में आ रहा है। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट प्लीज? बस सैप के अंदर मॉड्यूल, मैंने बोला मैंने सैप पे ज्यादा वर्क नहीं किया हुआ है, मैंने उनके 2-3 सेशन अटेंड किए थे। पॉसिबिलिटी है कि अभी कोई मॉड्यूल आ गया हो एस4 हाना में या किसी के अंदर, क्योंकि वो मॉड्यूल्स लेके आते रहते हैं मार्केट के हिसाब से। अब मैं ऐसा, अगर फैजान का अगर आइडिया है, मुझे सैप की आइडिया नहीं है इसमें क्या है। वैसे ओरेकल के अंदर क्वालिटी के मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, उसमें डिस्क्रीट क्वालिटी ओरेकल की बहुत जबरदस्त है। सैप की मुझे अगर आया होगा तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, शायद आया, क्योंकि अभी एज सच मैंने जहाँ काम किया था पाकिस्तान में इतना उसका इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई कर भी रहा होता है तो वो लेगेसी अपने कस्टमाइज सोल्यूशन पे जाता है, क्योंकि बेसिकली हर मॉड्यूल की लाइसेंस फीस बहुत ज्यादा होती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई ईआरपी
परचेज करती है तो वो मॉड्यूल भी देखती है कि मुझे इसमें आरओआई कितना मिल रहा है, क्या मैं इसको खुद इन हाउस की टीम बिठा के या किसी सॉफ्टवेयर हाउस से अगर इसका छोटा सा मॉड्यूल बना के कर लूँ तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, या मैं ईआरपी का मॉड्यूल खरीदूँ। ऑब्वियसली ये ईआरपी कम्स विद द प्राइस, ये सस्ता नहीं होता। उसके मॉड्यूल अगर आप जितने सोफिस्टिकेटेड मॉड्यूल्स पे जाओगे तो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी और ये यूजर बेस्ड होगा। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा महंगा होता जाएगा, और फिर उसकी एनुअल चार्जेस भी होते हैं। फैजान अब फैजान भाई का क्या फैजान उस पर बता सकते हैं कितना फैजान भाई का होता क्या कमेंट है? हाँ, फैजान भाई का क्या कमेंट है हाँ, क्वालिटी इसके क्वालिटी ऊपर? मैनेजमेंट और को जो ये भी लेके अभी जो है ना आपने वो सवाल किया सैफ हाना 4 ये क्या चीज है? अगर किसी को पता थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करे। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है सैफ हाना 4 के हवाले से। इतना डिटेल में नहीं जानना चाह रहा, बस दोबारा रिपीट शॉर्टली। करेंगे दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज प्लीज अपना आप क्वेश्चन रिपीट डिस्कशन अपना क्वेश्चन रिपीट करें। करिए प्लीज, मैं फिर सवाल बाद में करता हूँ। मैं कह रहा हूँ प्लीज कंटिन्यू विद योर डिस्कशन प्लीज। देखें, क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके जो है ना वो ओरेकल में भी इसके अपने हैं, जो जैसा कि यूसुफ ने बताया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में भी इसके जो है ना क्वालिटी मैनेजमेंट की काफ़ी चीज़ें उन्होंने इंक्लूड की हैं। वैसे अभी ओवरऑल पाकिस्तान में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो हैं वो और इस पे माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 पे चली गई हैं और जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आईबीए जो है, कराची आईबीए है, वो भी जा रही है। इसके अलावा सक्कर यूनिवर्सिटी आईबीए वो भी जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी भी जा रही है। तो तमाम के तमाम यूनिवर्सिटी को हायर एजुकेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के ऊपर जाएं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 जो है ना वो एक डायनेमिक ईआरपी है जिसको हम अपनी मर्जी से काफ़ी हद तक कस्टमाइज भी कर लेते हैं। इसके अलावा जिस तरह ओरेकल एप्लीकेशन में जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं सैप में जो हैं वो तमाम की तमाम माइक्रोसॉफ्ट में अवेलेबल हैं, वो भले से आप डायनेमिक्स AX 2012 हो कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 हो। अब ये लोग क्लाउड पे भी ले गए, ऑन प्रेमिसेस भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके पास जितना बजट है, कितना से आपने लाइसेंसिंग ली है, सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके अलावा क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके जो है वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप तमाम चीज़ें इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तमाम क्वालिटी डिपार्टमेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो जो हमारी SOPs होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्या किस पिचोलिटी पे हमारे प्रोडक्ट जो है वो पास हो जाते हैं, कहाँ फेल हो जाते हैं, वो तमाम परसेंटेजेस हो गई, तमाम क्वांटिटीज़ वगैरह, सैम्पल्स वगैरह, वो सब सिस्टम बेस्ड हैं और उसमें डिफाइन की जाती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज को लेके जो अभी फहाद ने सवाल पूछा था कि बिल्कुल बिल्कुल। सैप भी अच्छा, हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है ना कराची में भी मैंने देखा है, और इसके अलावा तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो अब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जा रही हैं। जैसे हमारा प्रीमियर केबल्स है उसका वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पे चले गया है। इसके अलावा फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी है, ये माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पे चले गया है। बहुत सारी पैकेजेस इंडस्ट्रीज़ हैं वो चली गई हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो चली गई हैं। मेरी अपनी नॉलेज के मुताबिक कम से कम अराउंड 300 कंपनीज हैं पाकिस्तान की जो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के ऊपर स्विच कर गई हैं, क्योंकि एक तो थोड़ा कॉस्ट सेविंग हो जाती है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलती हैं, इसके अंदर सारे फंक्शंस हैं। इसके अलावा क्लाउड बेस्ड भी है और हमारे पास इसके बेनिफिट्स हमें बहुत ज़्यादा इस वजह से मिल जाते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट में हमें बेनिफिट ये मिल रहा था कि अभी हम जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, विंडोज से लेके सॉफ्टवेयर हो, एंटीवायरसेस हो, वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हमें बहुत सारे लीस्ट कॉस्ट पे मिल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें डिस्काउंट्स मिल जाता है और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट को ही कैरी आगे करने के लिए। तो इसीलिए जो है ना हम ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन इस पे जा रही हैं। मैंने सऊदी की मार्केट भी में भी काम किया हुआ है, तो मुझे भी इसका भी इल्म है कि वहाँ पर भी सऊदी की मार्केट में भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अराउंड मेरी नॉलेज के मुताबिक 1400 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 के ऊपर स्विच कर गई हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह चल रही हैं। पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से लोग जा रहे हैं, जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तमाम जो हमारी रिटेल शॉप्स हैं जिस तरह अमीर अदनान है, आइडियाज़ है और जो जुनैद जमशेद हैं, ये सब लोग माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो NGOs मैंने बहुत सारी देखी हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जिसका ये बता रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके हम एक बहुत सारी जगहों पर जाके फंस जाते हैं।
कि ना वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ना वो डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग होती हैं। एंड दी एंड हमें कहीं ना कहीं जाके उसमें जाके स्टक ही हो जाते हैं, कॉस्टिंग को लेके हो या सेल को लेके, जिस तरह यूसुफ ने बताया, क्योंकि टेक्सटाइल में इन्होंने ज़्यादा काम किया हुआ है। तो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स की जो सॉल्यूशंस है ना, वो कि बहुत हद तक फिट हो रहे हैं। क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कराची की मैंने देखा आइडियाज़ में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया और वो भी बिल्कुल फिजिबली चला रहे हैं और कोई इशू उनके पास नहीं आ रहे हैं। डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से उन्होंने सपोर्ट ली हुई है और उन्होंने जो है वो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट, जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट आपको अभी पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पेंडेमिक के बाद जो है ये सवालात उठना शुरू हो गए थे कि हम अपनी कॉस्ट को किस तरह सेव करें और लोगों के घरों तक हम अपनी चीज़ों को मिनिमम टाइम में, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के साथ, लीस्ट कॉस्ट के साथ कैसे पहुंचाएं। तो वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स पहुंचा रहा है। तो आइडियाज़ उसके ऊपर गया, आइडियाज़ की तरफ से ये क्यूरीज आई माइक्रोसॉफ्ट को, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये पूरा इंप्लीमेंट करके दिया उनको, अपनी टीम के साथ, अपने कंसल्टेंट्स के साथ बैठा के। तो ये तमाम चीज़ें आपको अब जैसे उन्होंने बताया कि साथ अभी फहद ने भी पूछा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए किस तरह से बेहतर है। तो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जो है वो अ, हर तरह की प्रोडक्शंस के लिए भी बेहतरीन है, कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो हमारे पास, तो वो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स के थ्रू आप तमाम चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और अचीव हो रही हैं। हम्म। जी साथ। हम्म। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ये भी अच्छा, बहुत अच्छी बात करी। जैसे ई कॉमर्स की बात कर सकते हैं। जैसे पैनाडेमिक के बाद काफ़ी चीज़ें हो गई। मैं एक्चुअली क्वालिटी देख रहा हूँ, क्वालिटी का एक एरिया देख रहा था, देख रहा हूँ अभी भी, और लीन के हवाले से और इम्प्रूवमेंट के हवाले से। तो जैसे आप लोग काम कर रहे हो सैप, और मैं मोस्टली जितनी कंपनीज में मैंने अभी तक कंसल्टेशन किया है, कुछ कंपनीज जो थी दे आर ऑन सैप, और कुछ कंपनीज जो है वो डायनामिक्स की तरफ हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया कि कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, कॉस्ट तो है, बट टाइम में, जैसे मैंने बताया अभी मैंने जो बात करी थोड़ी देर पहले कि ऑटो उसकी एविएशन की, जो जहाज आया उसके बाद रनवे के ऊपर आया, उसके बाद फिर उसने लगा एयरपोर्ट से उसे, वो ये इससे वो टाइम क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो लोग पैसे के साथ साथ टाइम का फैक्टर भी देख रहे हैं आजकल, और बाकी इंडस्ट्रीज भी टाइम को, तो अभी बात करें तो टाइम फैक्टर बड़ा अच्छा है इनके अंदर। किसी को जाने की जरूरत नहीं है, बैठे हुए आप करके, और सारी चीजें लाइक प्रोक्योरमेंट और जितना भी आपके पास सिलसिला है, जो आपके सिस्टम चल रहे हैं, तो आपके बिल्कुल इस तरीके से इजीली मैनेज हो जाता है, और ये क्लाउड बेस्ड भी है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक सवाल और आप लोगों से, दोनों से एक छोटा सा सवाल मेरा जहन में एकदम आया, तो मैंने आपसे, अमेजोन क्या यूज कर रहा है? अमेजोन भी के यही चीज है, ई कॉमर्स है, और टाइम के हवाले से, और लाइक यू कैन से कॉस्ट के हवाले से वो बहुत अच्छा है। उसके वेयर हाउस जो है वो टोटली इंडस्ट्री 4.0 पे काम कर रहे हैं, एक भी बंदा नहीं है उनके वेयर हाउस में, पूरी मशीनरीज काम कर रही हैं। तो व्हाट उधर क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है? सैप यूज कर रहे हैं या ईआरपी, इफ यू हैव एनी, मतलब अगर आपको कुछ आइडिया अबाउट अमेजोन। यूसुफ देखो, ये हमने अभी जो तुमने बताया कि अमेजोन क्या यूज कर रहा है, बेसिकली अगर अमेजोन क्या करता है कि अमेजोन का अगर हम बिजनेस देखें तो उसके खुद की कोई एक भी शॉप नहीं है। वो वेंडर्स को कस्टमर से डायरेक्ट मीट करता है और बीच में वेयर हाउसिंग का काम करता है, जैसे कि हम दराज है। तो अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अमेजोन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है या कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, लेकिन ऑरेकल के पास भी है, सैप के पास भी है। अगर कोई वेयर हाउस मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होगा, जिसको तुम बोलो अगर हम जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट डालेंगे उसमें, तो वो उसमें फिट हो जाएगा। जैसे कि ऑरेकल का वेयर हाउस मैनेजमेंट का खुद का सॉफ्टवेयर है, इसी तरह और भी बहुत सारे वेयर हाउस मैनेजमेंट के पूरे सेपरेट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें तुम्हारा वो एग्जैक्टली तुम्हें वो लोकेट करके दे देगा कि उसमें क्या है। अब उसमें जो बाकी फंक्शनैलिटी है कि बारकोड स्कैनिंग है, तुम्हारी ऑटोमेटिक चल रहा है, तो फिर ये बहुत सी चीजें फिर आपको लेगेसी या कस्टमाइज सोल्यूशन को ईआरपी के थ्रू लिंक करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ईआरपी आपको बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स दे देता है अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की जो मेजर चीज है ना, वो होती है अकाउंटिंग। आपकी अकाउंटिंग फुलफिल होनी चाहिए, आपके अकाउंटिंग की जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, वो उसको नहीं छोड़ता। आप ऑरेकल ले लो, सैप ले लो, वो एंड के अंदर जो सीएफओ अगर मीटिंग में बैठा होगा तो वो ये पूछेगा कि मेरी ये अकाउंटिंग की नीड्स है,
मुझे ये अपने अकाउंट्स एट द एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में या मुझे कहीं पे भी प्रिंट करने हैं, मुझे ऑडिटर्स को देने हैं, मुझे अपने शेयर होल्डर्स को देने हैं, जिससे मेरी अपनी कंपनी की पोजीशन पता चले। ईआरपी बेसिकली उस चीज में हेल्प करता है। जो तुम बात कर रहे हो कि वेयर हाउस मैनेजमेंट में एक भी बंदा नहीं है, बेसिकली वो रोबोटिक्स के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट्स के थ्रू, वो सब स्कैनर के थ्रू कर रहा है। अब हाँ वो कर वो फिर इंटीग्रेट होगा ईआरपी के थ्रू। डायनेमिक्स हो, ऑरेकल हो, सैप हो, वो उसका सोल्यूशन उसमें इंटीग्रेट हो जाता है। ऑब्वियसली वो इंटीग्रेट इस तरह होगा कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर एक इन्वेंट्री, एक बॉक्स है, वो मेरे वेयरहाउस में पड़ा हुआ है अमेजोन के, मेरा सिस्टम दिखा रहा है कि ये पिंक कलर का जो बॉक्स है वो इस लोकेशन पे रखा हुआ है, उसकी कॉस्ट है $100। अब जब वो सिस्टम से ऑटोमेटिकली, अब वो रोबोट उठाए या कन्वेयर बेल्ट के थ्रू निकले, तो सिस्टम से उसी वक्त आउट हो जाना चाहिए, ताकि अब मेरी इन्वेंट्री में अगर पहले 50 बॉक्सेस थे, तो अब मैं वापस से जैसे ही जेफ बेजोस को मैं बोलूं कि वो शो करे कि हाँ भाई अब 49 बॉक्स पड़े हुए हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पहले मेरी इन्वेंट्री $4900 की थी, अब $4800 की हो गई है। मैंने जो वो $100 का बॉक्स बेचा, उसमें मेरा रिटर्न कितना आया, मुझे वो बॉक्स कितने का पड़ा था, वो सारी कॉस्ट कैलकुलेट करके वो बोले कि मुझे एंड ऑफ बॉक्स $40 का पड़ा, तो वो डिसीजन ले कि ये 40 का पड़ा है तो 35 का कैसे जा सकता है। वो डिसीजन के लिए ईआरपी, जैसे मैंने बोला डेटा है, बीआई है, वो उस पर काम करेगा। जो आप बोल रहे हो कि वो रोबोटिक्स है, वो बिल्कुल ये सेपरेट चीज है, वो पाइथन है, उसमें फिर आप कस्टमाइज सोल्यूशन को इंटीग्रेट कर सकते हो। आपका वो इंटीग्रेट होना चाहिए ईआरपी के साथ। ईआरपी बेसिकली आपकी अकाउंटिंग नीड्स को फुलफिल करेगा। आपको अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है, प्रॉफिटेबल है, लॉस में है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर शो करेगी या क्वार्टर ऑफ द ईयर शो करेगी। इस चीज में आपको ईआरपी हेल्प करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको केस स्टडी शेयर करता हूँ कि बहुत एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पहले एक रूल था कि अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, मैं केस स्टडी है सिंपल सी, कि वो आप बोलो ना किस तरह वो सॉफ्टवेयर काम करेगी। अगर कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि फिरोज है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो टावल सेल करती है बाहर, सारा टावल एक्सपोर्ट करती है, लेकिन अगर वो थ्रेड है, कॉटन है, वो अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी, तो उस पर ड्यूटी होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन अगर आप उसको शो करो कि ये जो मैं कॉटन इंपोर्ट की है, ये मैं वापस से इसको प्रोसेस करूंगा, उसका मैं कपड़ा बनाऊंगा और वापस से एक्सपोर्ट करूंगा, तो उस पर 0% ड्यूटी है, कोई ड्यूटी नहीं है। अब वो ड्यूटी से आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ड्यूटी है। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि आप पहले ड्यूटी भरो, फिर आप बाद में शो करो कि ये हमने एक्सपोर्ट किया और हमसे रिबेट ले लो, रिफंड ले लो जितनी ड्यूटी आपने भरी थी। अब आप, हमें पाकिस्तान का सबको पता है, मैं ज्यादा क्या बोलूं कि वो रिफंड नहीं मिलता था, सालों साल लग जाते थे, रिफंड थोड़ा थोड़ा करके वापस मिलता था, इसमें बहुत ज्यादा लॉस होता था। फिर अभी थोड़े साल पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि आप शो करो कि ये हम उस पर इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट होगा आप ड्यूटी नहीं भरो, 0 ड्यूटी पे ले लो, लेकिन हम ऑडिट करेंगे, तभी भी वो आपकी कंपनी में आ सकते हैं और आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो आपने माल मंगवाया था ये कौन से ऑर्डर पे गया, वापस एक्सपोर्ट गया। तो फिरोज ने, अब ऑब्वियसली ईआरपी एप्लीकेशन के अंदर हमें ज्यादा क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये परचेज हुआ है, ये हमने इंपोर्ट किया, लेकिन अब ये कौन से ऑर्डर के अंदर गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहां पे फेल हो जाती है। वो बैच है, अब आधा कॉटन मैंने यहाँ डाला, आधा कॉटन वहां डाल दिया, आधा थोड़ा कॉटन यहाँ डाल दिया, वो मैं कैसे ट्रैक करूँ, वो तो बैच खुल गया पूरा का पूरा। तो उसके लिए उन्होंने कस्टमाइज सोल्यूशन बनाया था। जैसे ही गवर्नमेंट की कोई भी टीम आती थी, वो कंप्यूटर से वो इंटीग्रेट होता था, वो सोल्यूशन निकालती थी, वो पूरा उन्होंने अपना लिंक किया हुआ था ऑरेकल के साथ, वो पेपर निकाल के देती थी कि देखिए ये हमारा ये ऑर्डर था, ये हमने इस पे फुलफिल किया। उससे उनकी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा था। और उसमें ये था कि अगर आप शो नहीं कर सके एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी कि ये हमने इंपोर्ट किया था वो एक्सपोर्ट हुआ, तो आपको ड्यूटी तो भरनी पड़ेगी, साथ में 200% पेनल्टी एक्स्ट्रा है। समझ लो अगर 10% है तो 30% भरना पड़ेगा। तो इसी तरह अब आप जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, तो इस सॉफ्टवेयर हाउसेस का काम यही होता है कि आपके जो बहुत से ये प्रोसेस है उसको मिनिमाइज इस तरह करें। फिर वो सॉफ्टवेयर हाउस या फिर कंसल्टेंट सर्विस
ERP के साथ इंटीग्रेट करके देते हैं। तो बेसिकली ये होता है। सही, ठीक है, वेरी गुड यार, नाइस सेशन विद यू गाइस, बड़ा मज़ा आ रहा है। और मतलब मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, काफ़ी लर्निंग हो रही है, लोग भी देख रहे हैं हम लोगों को। अच्छा, बिकॉज बट वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखते हुए जाना है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सेशन अबाउट SAP एंड ERP, और काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया हमारे दोनों ट्रेनर्स ने, फैज़ान ने और यूसुफ ने। So at the last but not the least, any comments related to box brain quarantine sessions? And उसके बाद हमारे जो यंगस्टर जूनियर हमें देख रहे हैं उनके लिए जो पैगाम आप लोग दोनों का क्या होगा, कि वो तो है ओवरऑल फील्ड्स बाहरी हैं जो हमारे जो यंगस्टर हमें देख रहे हैं इस टाइम, लेकिन व्हाट डू यू सेड के बाद ERP के हवाले से बात करना चाहिए या जनरलाइज बात करना चाहिए, कोई एक मैसेज हो आप लोग के लिए प्लीज। थैंक यू। मेरा मैसेज यही होगा कि हम जहाँ भी काम करें, जिधर भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें, वहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी से के साथ काम करें, और जो है अपने वर्क को जो है ना वो इंटरेस्ट लेके काम करें, कि ना कि हम अपने ऊपर बर्डन लें चीज़ों को ना। तो जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेके काम कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा चीज़ों को अच्छा एक्सप्लोर करने में आसानी हो रही होती है, हमें चीज़ों को काम करने में, या हमें यानी कि हम ज़्यादा बर्डन नहीं समझ रहे होते हैं अपने ऊपर जो है ना चीज़ों को। तो हमें चाहिए कि हम इसी तरह से काम करें कि चीज़ों में इंटरेस्ट लें, और है ना ज़्यादा वो ना करें कि जिससे जो है ना हमारी चीज़ें या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, और जो है वो सॉल्यूशन मेकर बने, सॉल्यूशन को लेकर आने वाले बने, ना कि हम सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएटर बने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। एग्जैक्टली फैजान ने जो बोला कि ऑब्वियसली हम जी किसी भी यूसुफ। ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोफेशन में काम करें तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी ओनरशिप देके काम करनी है। ऑब्वियसली अगर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हायर किया हुआ है तो वो एक हमारा जो टैलेंट है उसको उसकी वजह से हायर किया हुआ है। अगर किसी को अगर कोई ERP की अगर मैं बेसिस पे बात करूं तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी फील्ड है, अगर कोई आना चाहे तो ये होनी है। लेकिन अब बेसिकली जो जा रहा है ट्रेंड वो यही फैजान ने जैसे बोला कि डायनामिक्स की तरफ और SAP की तरफ जा रहा है। और अगर किसी को अब्रॉड मूव होना है तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा इस अब्रॉड USA कनाडा में बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू है। पाकिस्तान में भी है लेकिन वहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। और आपकी ये नहीं होगा कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो वो इसी को वो आगे फॉरवर्ड करोगा होगा, ऐसे नहीं होगा कि मैं वहां पे जाऊंगा तो वापस जीरो से स्टार्ट करूंगा। इसमें जो मेन चीज एक चीज है ना वो जैसे सही मैंने सही। स्टार्ट में बताया था कि बिजनेस प्रोसेस पता होना चाहिए। आप कोई भी एप्लीकेशन पे काम करो और थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो अकाउंटिंग की आपको नोहा होनी चाहिए। बहुत से ERP कंसल्टेंट, बहुत सी फर्म्स है जैसे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो ERP कंसल्टेंट सिर्फ ECCA को ही रखते हैं, वो इंजीनियर्स को नहीं रखते। लेकिन अगर वो नहीं बोलता कि इंजीनियर या MBA नहीं जा सकते, लेकिन उनको थोड़ा बहुत अपनी अकाउंटिंग पे फोकस करें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं अगर ERP की फील्ड में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। व्हाट अबाउट बॉक्स ब्रेन quarantine सेशंस? ये प्लीज बस मुझे एक मैंने दो लफ्ज आपसे सुनना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर हम फॉलो कर रहा था सेशन को ये वाइंड अप साथ करते हैं। साथ ये तुम्हारा ये बहुत एक अच्छा एक सेशन होते हैं सारे इंटरनेशनल जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं, स्पीकर्स आ रहे हैं, वो तो एक आउट ऑफ द बॉक्स तुम्हारा एक थिंकिंग थी कि तुमने ये किया, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ ये स्टूडेंट्स के फायदा नहीं होता है, हम जैसे जो एक्सपीरियंस है उनको भी फायदा होता है ऑब्वियसली। कि हम ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ाई कर ली तो हम घर पे बैठे हैं, कोई PhD क्यों ना कर ले, एवरी डे इज अ लर्निंग डे फॉर अस। और हर किसी का सेशन जो है ना तो बिल्कुल हर किसी बिल्कुल। का एक्सपीरियंस होता है, तो ये बहुत अच्छा है, लोगों को फायदा होता है। मैं बोलता हूँ मुझे भी बहुत फायदा होता है, ऐसे नहीं होता कि नहीं होता, मैं ये चीज होनी चाहिए। और ये पेंडेमिक का ये बहुत ज्यादा एक मैं बोलता हूँ कि अच्छी थैंक एक थैंक यू गुड चीज है कि ये हमें मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है कि हम ये सब चीज कर सके, वरना कहाँ टाइम मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। व्हाट अबाउट फैजान भाई? प्लीज। हाँ, बॉक्स ब्रेन यार, हाँ ज़बरदस्त। आप तुम्हारी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल जो है वो प्रोफेसर्स को ला रही है, एक्सपर्ट्स को ला रही है, ये बेहतरीन चीज़ है।
यूसुफ किशोरी ने सही कहा कि हम कितना ही पढ़ लिख जाएं, लेकिन जो लर्निंग जो है ना वो हमें कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। हम हर वक्त जो है ना चीज़ों को सीख रहे होते हैं, चाहे हम कितना ही टाइम स्पेंड कर दें ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं ना कोई चीज़ जो है ना हम कहीं ना कहीं किसी और से सीख रहे होते हैं, और वही चीज़ हमारा बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है ना बन रहा होता है। तो बेहतरीन है सेशन हमारा, वैसे अच्छा हुआ यहाँ पे। और जो है बॉक्स ब्रेन जो है वो अच्छा है कि इस तरह के एक्सपर्ट्स को लेकर आ रही है, और ज़्यादातर लोगों को जो है वो नो हाउ हो रही है चीज़ों के बारे में, पता ही नहीं है इंडस्ट्री में चीज़ें होती क्या क्या हैं। ईआरपी का ही नहीं पता होगा लोगों को, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता होंगी लोगों को। एटलीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है जिसके थ्रू हम ये तो बता सकें कि चीज़ें क्या हैं, बाद में किस चीज़ को किसको क्या फैसला करना है, कहाँ अपना कैरियर को बिल्ड करना है, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एटलीस्ट लोगों को नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो बेहतरीन। अगर हमारे पास क्यूरी होती है या कुछ होता है, किसी का क्वेश्चन होता है, तो आई विल शेयर विद यू इन अ प्राइवेट और प्राइवेट मैसेजेस। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लवली टाइम। मज़ा आया बहुत, मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है जाने का। काफ़ी दिनों बाद आप दोनों से मुलाकात हुई, बात हुई। इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि टाइम नहीं है लोगों के पास। अब करेंटाइन सेशन हमें मिल भा भी रहा है, एक अब अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या लोग मिल रहे हैं आपस में। वो तो चले सेशन लर्निंग एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, जो कि बहुत सारी दूरियां हो गई थी। वेदांत भाई से मिले हुए, यूसुफ से भी मिले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू द एक नेचर अपने आप को रिपीट कर रही है। खुदा सबको मिला रहा है वापस, यार आपस में वापस आओ, गेट टुगेदर करो एंड ऑल दैट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लवली सेशन। इंशाल्लाह अगर कोई और भी क्यूरीज होती तो आई विल लेट यू नो, और अगर हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल लॉन्च सम ऑफ कोर्सेज और रिलेटेड टू ईआरपी एंड सैप, जो कि आप दोनों ट्रेनर्स को ही मैं इनवाइट करूंगा फॉर डैट। तो एक पूरा एक ब्रॉडकास्ट और एक पूरा एक सेशन हम लोग उस हवाले से रखेंगे। थैंक यू सो मच, Thank बाय you. बाय। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। सलाम।